तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है असर्शन है, यानी एक कथन है और एक कारण है। जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएंगे, 30 में से 4-5 क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग वाले आएंगे ही आएंगे। 6-6 क्वेश्चन तक भी हो जा रहे हैं टाइम्स। A child learns best when he or she is actively engaged in the learning process। यानी एक बच्चा सबसे बेहतर तब सीखता है जब वो सक्रिय रूप से ज्ञान के निर्माण में संलग्न होता है, यानी वो एक्टिव है, सो नहीं रहा है पीछे क्लास में, उसको भी इन्वॉल्व किया जाए जब। बात तो सही है, जहां बच्चा एक्टिव है वो बेस्ट ऑप्शन है, सिंपल बात। तो ये तो सही है, ट्रू है। रीजन क्या दिया इसका, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग हेल्प्स इन दी डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। यानी सीखने में सक्रिय भागीदारी यदि बच्चे की है तो क्रिटिकल थिंकिंग उसकी जागती है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, 21st सेंचुरी स्किल्स में इसको काउंट करते हैं। 21वीं शताब्दी के कुछ कौशल दिए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो कि जरूरी है बच्चे में डेवलप करना। तो समालोचनात्मक चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन, बेसिकली किसी चीज को आप हर एक पहलू से देख पाए, जस्ट मान ना ले कि झाड़ फूक हो गई तो सारी बीमारियां गायब हो गई, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग आप नहीं लगा रहे, आप उसमें फिर थोड़ा अंधविश्वास भी लगा रहे हैं। ठीक, तो मतलब सबकी अपनी सोच हो सकती है, दैट्स व्हाट इट इज। तो ये क्या है, समालोचनात्मक चिंतन की जब हम बात कर रहे हैं तो हर एक पहलू से किसी चीज को देखना, क्रिटिकली उसको देखना, एविडेंस क्या है, कितने पहलू रिफ्लेक्ट करना किसी चीज पे, चिंतन मनन करना, लॉजिक देखना, ये सब आ जाएगा। तो ये बात भी सही है कि भैया अगर एक्टिवली बच्चा ज्ञान का सृजन करेगा तो वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले हर एक पहलू को समझेगा। तो दोनों ही बातें सही हैं, दोनों एक दूसरे के लिए भी सही हैं। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमें यही चेक करना होता है कि ए सही है कि नहीं है। अगर ए सही है तो आर सही है कि नहीं है, दोनों एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं है। ये 3 स्टेप की प्रोसेस है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। एक और ऐसा ही सवाल है, फटाक से करके बता देना है, फिर आगे बढ़ेंगे। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन इन दी प्री ऑपरेशनल स्टेज आर अनेबल टू परफॉर्म मेंटल ऑपरेशंस। मतलब 2 से 7 वर्ष की उम्र में पियाजे की जो सेकंड स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको हम कहते हैं, वहां पर बच्चे मानसिक क्रियाएं करने में असमर्थ होते हैं, मेंटल ऑपरेशंस करने में। मेंटल ऑपरेशन का मतलब यहां है लॉजिक नहीं आया होता, लॉजिकल थिंकिंग वहां नहीं होती। बात तो सही है। रीजन क्या है, Children at this stage are egocentric and struggle with understanding perspectives other than their own। यानी इस उम्र के बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, खुद को ही सेंटर में रख के देखते हैं, दूसरे के परिपेक्ष को, दूसरे के पर्सपेक्टिव को, दूसरे के नजरिए को नहीं देख पाते। मतलब क्या हुआ, अगर एक 2 से 7 वर्ष का बच्चा है और उसको डोरेमोन देखना पसंद है या शिनचैन पसंद है, तो वो रोने लगेगा अगर आप उसके भाई या बहन या मम्मी पापा ये कहते हैं बेटा शिनचैन तो पागल है या शिनचैन तो पसंद नहीं है हमें। इस तरह के शब्द यूज होते हैं, करने नहीं चाहिए। तो ये क्या है, बच्चा कहेगा नहीं शिनचैन तो बेस्ट है, क्योंकि उसको लगता है अगर जो मुझे पसंद है, जो चॉकलेट मेरी फेवरेट है, जो कार्टून मेरा फेवरेट है, वो सबका फेवरेट होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए दूसरा पर्सपेक्टिव दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। उसको लगता है जैसे मैं सोचता हूं दुनिया वैसे सोचती है। ठीक, तो ये बात तो सही है, क्योंकि अभी लॉजिक आया नहीं है इस स्टेज में। तो ए भी सही है और ए का एक्सप्लेनेशन आर भी सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समीर भी सही है, सीमा भी सही है, दोनों एक दूसरे के लिए भी सही है, सिंपल बात। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 6। बाकी स्टेजेस की चर्चा प्याजे की करते रहेंगे, एक दिन प्याजे के क्वेश्चन अलग से उठा लेंगे किसी दिन करने को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, असर्शन यानी कथन और रीजन। इंक्लूसिव एजुकेशन बेनिफिट्स ऑल स्टूडेंट्स नॉट जस्ट दोज विद डिसेबिलिटीज। यानी समावेशी शिक्षा सभी छात्रों को लाभान्वित करती है, ना कि सिर्फ उनको जिनको कोई डिसेबिलिटी है, कोई दिव्यांगता है ना, कि चलने फिरने में या मेंटल एबिलिटी उतनी नहीं है, सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है, सभी के लिए। इंक्लूसिव का मतलब ही है सभी का समावेशन, एजुकेशन फॉर ऑल की बात करती है इंक्लूसिव एजुकेशन। बात तो सही है कि हर तरह का बच्चा स्कूल में बैठ करके एक क्लासरूम के नीचे सीख पाए। ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे को दिखाई नहीं देता वो अलग से एक एक्सक्लूसिव स्कूल में जाए। रीजन क्या है इसका, इट एनकरेजेस सोशल इंटरेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ लर्नर्स। इससे क्या होगा कि यह विभिन्न समूहों के छात्रों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया और समझ को प्रोत्साहित करती है कि डाइवर्सिटी वाले बच्चे, अलग अलग तरह के बच्चे जब एक क्लासरूम में होंगे तो वो एक साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे और एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाएंगे। बात तो ये भी सही है और यही इसका रीजन है कि हम एजुकेशन फॉर ऑल को प्रमोट कर पाए। तो ए इज ट्रू एंड आर इज ऑल्सो ट्रू, और दोनों एक दूसरे के लिए भी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ सही है। आज असर्शन और रीजनिंग में यही ऑप्शन बार बार सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कितने क्वेश्चन लगातार ऐसे ही हैं। हाँ, ये लास्ट है, फिर उसके बाद क्योंकि 5 क्वेश्चन के करीब ही मैं ये वाले डलवाती हूँ। असर्शन और रीजन। चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन दे इंटरेक्ट विद पीयर्स एंड टीचर्स। यानी बच्चे बेहतर सीखते हैं, प्रभावी ढंग से सीखते हैं जब वो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ और अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो उनकी समझ बेहतर होती है।
बात तो सही है, यही बात आपके वाइगॉस्की भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि सोसाइटी में इंटरेक्ट करके, सोसाइटी का ही तो पार्ट है ना टीचर्स और दोस्त जो हैं। रीजन क्या है इसका? सोशल इंटरेक्शन प्लेज अ की रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की। यानी जो सामाजिक अंतःक्रिया है वो विकासात्मक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ऐसा वाइगॉस्की कहते हैं कि सोसाइटी और कल्चर जो है हमारी समझ को बेहतर कर रहे हैं। दोनों ट्रू हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा चुका है पहले, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर भी थोड़े बहुत साथ में लेकर के चलने पड़ेंगे, क्योंकि रिपीट होते ही हैं ऑफ कोर्स, है ना। बाकी नए क्वेश्चंस तो लेके चल ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फटाक से देखेंगे और बताएंगे। एट व्हाट एज डू चिल्ड्रन जनरली बिगिन टू एंजॉय वर्ड प्ले, जोक्स एंड रिडल्स। यानी बच्चे आमतौर पर किस उम्र में शब्द खेल, चुटकुले और पहेलियों का आनंद लेना शुरू कर देते हैं? बताइए फटाफट से। कहीं पे कोई डबल मीनिंग यूज हुआ है, कोई पन यूज हुआ है, कोई सार्केस्टिकली कुछ यूज हुआ है, तो वो कब से जोक्स को समझना शुरू कर देंगे, एक तरह से पहेलियों को समझना शुरू कर देंगे। थोड़ा बात को घुमा करके अगर कहा जाए, जैसा मैं बहुत बार बोलती हूँ, आप लोग के कमेंट्स भी आते हैं कि जब नॉट पूछा हो तो मैं ये कहती हूँ कि जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। दिस इज वर्ड प्ले, ये शब्द खेल है एक तरह से। तो ये 7 साल की उम्र से बच्चे को समझ में आना शुरू हो जाता है, फिर वो और कॉम्प्लेक्स होता जाता है कि और बेहतर वर्ड प्ले वो समझ पाएगा। कॉमेडी में बहुत यूज होता है ये। 7 वर्ष की उम्र से शुरू हो जाएगा वर्ड प्ले और रिडल्स और जोक्स को समझना बच्चे का, है ना, क्योंकि उससे पहले वो इतने उस लेवल पे नहीं समझ पाता, बहुत बेसिक ही समझ पाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है। कैरल ग्लिगन क्रिटिसाइज्ड कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट फ्रॉम विच पर्सपेक्टिव। यानी कैरल ग्लिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना किस दृष्टिकोण से की है? कैरल ग्लिगन की आलोचना बहुत 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 बार पूछी जाती है। कोहलबर्ग की थियरी है नैतिक विकास की, जिसको मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं, उसको क्रिटिसाइज किया है कैरल ग्लिगन ने। कि किस तरह से क्रिटिसाइज किया ये आप कमेंट में बताएंगे। देखना सेकंड ऑप्शन कितने लोग दे रहे हैं। 88%। ठीक है, तो मतलब आप लोग सही जवाब दे ही रहे हैं, आपको पता ही है, तो इतनी बार घिसा पिटा क्वेश्चन हो गया, अब लड्डू हो गया बिल्कुल नारीवादी दृष्टिकोण से। सोशल कॉग्निटिव, लैक ऑफ एम्फेसिस ऑन जेनेटिक फैक्टर्स, रिसर्च में कमी है, नहीं। फीमेल्स के पर्सपेक्टिव को, केयर की मॉरलिटी को इन्होंने शामिल ही नहीं किया। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये कैरल ग्लिगन कहती हैं, महिला हैं एक, और कोहलबर्ग की थ्योरी को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, इनकी स्टूडेंट भी थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग, इन तीनों पे चर्चा करेंगे। अभी तो आप जवाब दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ के इस पे बात करेंगे। ठीक, तो सीखने के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन है टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु कैन बी क्लासिफाइड एज स्लो लर्नर्स। देखो, बच्चे को लेबल नहीं करना, ठप्पा नहीं लगाना, ये स्लो है, ये टॉपर है, ये वो है, ये है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में तो बिल्कुल नहीं होगा, और वैसे भी नहीं करनी है ये चीज। फॉर लर्निंग तो इंप्रूवमेंट के लिए है। टू इवेल्युएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड्स, यानी आप ग्रेड दे रहे हैं तो ये भी ऐसे में होगा कि क्या ग्रेड आया, वो ऐसे योगात्मक में होगा, टर्म एंड एग्जामिनेशंस में होगा। थर्ड ऑप्शन है टू प्रोवाइड फीडबैक दैट हेल्प्स स्टूडेंट्स इंप्रूव देयर लर्निंग, यानी ऐसी प्रतिपुष्टि या फिर ऐसा फीडबैक बच्चों को देना जो उनकी लर्निंग में इंप्रूवमेंट लाए, बेहतर बनाए लर्निंग को। तो प्रतिपुष्टि प्रदान करना जो छात्रों को अपने सीखने में सुधार करने में मदद करे। बात तो सही है। फोर्थ ऑप्शन है टू कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड। एक अगेंस्ट स्टैंडर्ड करेंगे तो वो ऐसे का ही पार्ट हो जाएगा कि ये क्राइटेरिया सेट हुआ था, 60% नंबर आए कि नहीं। जबकि असेसमेंट फॉर लर्निंग फीडबैक पे, इंप्रूवमेंट पे, इन सब चीजों पे बेस्ड होता है। तो ऐसी प्रतिपुष्टि आप प्रदान करें। अब असेसमेंट, इन तीनों में अंतर समझ लेते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ सही है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग और एज लर्निंग। बस एक एक लाइन में समझेंगे, ज्यादा देर लगाएंगे नहीं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर मैं बात करूं असेसमेंट फॉर लर्निंग की, यानी अधिगम के लिए आकलन, फॉर लर्निंग, यानी ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान हम फॉर लर्निंग करते हैं कि बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फीडबैक दिया जाएगा बच्चों को, कहां इंप्रूव किया जा सकता है ये बताया जाएगा, और ये एक्टिविटी बेस्ड ज्यादा होता है बजाय कि पेपर पेंसिल टेस्ट के। ठीक, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जस्ट इसका ऑपोजिट है ना। ये जो है एफए का पार्ट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन। यहीं अगर हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात कर रहे हैं तो ये एसए का पार्ट है, ईयरली, हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस। यहाँ पे ये ईयर एंड पे होगा और जजमेंट के लिए ज्यादा पाया जाएगा कि इतने % नंबर आए, क्या क्राइटेरिया, क्या स्टैंडर्ड अचीव हो पाया, नहीं, ऑब्जेक्टिव्स किस हद तक अचीव हो पाए, ये सारी चीजें। वहीं असेसमेंट एज लर्निंग जो है सेल्फ असेसमेंट के अंदर आता है, या तो बच्चा खुद का आकलन कर रहा हो या उसका कोई दोस्त या क्लासमेट उसका आकलन कर रहा हो, और ये भी ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से चलता है। ये एंड